सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। तो जैसे कि हम पहले लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 31 यानी कि कार्यपत्र 31 कर चुके हैं और इस बार हम कार्यपत्र 32 करने वाले हैं, जिसका हमारा टॉपिक है हमारी चुनाव प्रणाली। ये आपका पार्ट 3 चुनावी राजनीति का एक टॉपिक है जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक से लिया गया है। आपकी वर्कशीट ये 17 सितंबर की है, जो आज की वर्कशीट है ये, और ये आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है, जैसा कि आपको ये पता होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो इसमें वीडियो की है, चुनाव क्यों किया था हमने, कि चुनाव ज़रूरी क्यों है, किस लिए ज़रूरी है। अब यही चैप्टर, वो भी एक इसी चैप्टर का वो भी एक टॉपिक था, ये भी एक टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आम चुनाव। तो इसके साथ साथ आप अपना सपोर्टिंग जरूर पढ़ते रहें। अगर आपके पास सपोर्टिंग है या बुक है तो उसे ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि एक ही चैप्टर को वर्कशीट में 2-3 वर्कशीट में कंप्लीट कराया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका एक आ चुकी है वर्कशीट, एक ये है, एक 19 तारीख की वर्कशीट है, जिसमें ये तीनों टॉपिक मिल के आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आम चुनाव। आम चुनाव क्या होते हैं? तो आम चुनाव हमारे देश भारत में लोकसभा और सभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। यानी कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के अंतराल में होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। भंग यानी कि हमें अब दोबारा चुनाव कराने हैं, अब आगे वो सरकार कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। आगे है, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो आम चुनाव सिंपल है, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। आम चुनाव कहाँ होते हैं? तो आपका लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव है उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। और ये कब होते हैं? ये हर 5 साल के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट आपका है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है? इसमें आपका है जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है। यानी कि जब कोई भी क्षेत्र किसी सदस्य यानी कि जो प्रतिनिधि है उसकी मृत्यु से खाली होता है, या वो उसने इस्तीफ़ा दे दिया कि नहीं आगे मुझे अब काम करना ही नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पद खाली है वहाँ पे कौन काम करेगा। तो इसे ही क्या कहेंगे? उपचुनाव कहा जाता है। उपचुनाव क्यों होता है? या तो कोई इस्तीफ़ा दे दे या किसी की मृत्यु हो जाए। अगला आपका है चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र में आपका टॉपिक है निर्वाचन क्षेत्र। इसमें है चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब क्या है? चुनाव के उद्देश्य से अन्य देश को क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं, आपके क्षेत्र में आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करोगे। आपका दोस्त कहीं, आपकी फ्रेंड कहीं और रहती है, दोस्त कहीं और रहता है, तो वो अपने क्षेत्र में अपने जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव करेगा। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में सब अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यह लोकसभा चुनाव में चुने गए, यहाँ लोकसभा चुनाव में चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उनको क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि लोकसभा से जो चुने गए प्रतिनिधि है सांसद, और राज्य विधानसभाओं से चुने गए हैं निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाएगा? विधायक कहा जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं वार्ड किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सिंपल, इसमें बहुत सिंपल ही चीज़ है। 2 शब्द याद रखने हैं आपको कि देखिए पढ़ते हैं हम इसको। इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको क्या कहेंगे? वार्ड कहते हैं। निर्वाचित क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं, यानी कि पंचायत और नगर पालिका को भी क्या करेंगे? छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसे क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है ये। पहले हमने पढ़ा था कि देश को अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया, तो वो क्या कहलाया? निर्वाचन क्षेत्र। अब क्या है? अब हमने पंचायत और नगर पालिका को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, ये क्या कहलाया? वार्ड कहलाया। सिंपल सी 2 वर्ड आपको याद रखें, नगर पालिका और पंचायत। क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाएगा। आइए आगे देखते हैं आरक्षित
चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र वही है बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि कुछ सीटें जो आपकी 543 सीटें थी उसमें से कुछ सीटें रिजर्व यानी कि आरक्षित कर दी जाती है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कितनी थी आपकी 79 थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 41 थी। वही है ये इसमें। आइए पढ़ लेते हैं इसको। पहले हम कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि एक ऐसी आबादी जिसकी आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए हमारे जो इसमें लोकसभा में जो आपकी सीटें थी उसमें कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई है ताकि उनकी भी मांगे जो हैं वो पूरी की जाए और उनकी भी बातों को सुना जाए। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत हम उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि ST SC OBC आपने सुना होगा ना, SC ST OBC आते हैं। इनके लिए अलग से सीटें रिजर्व हैं। अगर इनके यहाँ से कोई भी चाहे तो इसमें चुनाव लड़ सकता है या उसमें अपना भागीदारी अपनी निभा सकता है। उनकी सीटें रिजर्व की गई हैं यानी कि आरक्षित। आगे देखते हैं मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। मतदाता सूची क्या है, वोटर लिस्ट, जिसमें क्या है कौन कौन वोट देगा इस बार। जैसे हमने मान लिया लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, अब अगेन इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या है मतदाता सूची तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने कितने लोगों का इसके अंदर नाम है, कौन कौन वोट देगा। उस मतदाता सूची में लोगों का नाम होना जरूरी है, वही वोट दे सकते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वोट डालने के लिए कितनी एज या उम्र होनी चाहिए, तो 18 वर्ष या उससे ऊपर। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है। अन्य निर्धारित पहचान पत्र, जब अभी आपको पता है, अभी रिसेंट जब आपके इलेक्शन यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए थे तो आपके घर पे एक पर्ची आई होगी जिस पे लिखा होता है जो जिसके पहचान पत्र बने होते हैं उनकी पर्ची आती है कि हाँ ये वोट देने जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर वोट देने के लिए पहचान पत्र उस टाइम नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब क्या होता है, हम साथ में वो पर्ची और ये प्रूफ ले जाके हम वोट डाल सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। इसलिए ये मतदाता सूची तैयार की जाती है ताकि चुनाव कैसा हो, एक निष्पक्ष तरीके से हो। आगे देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है। तो उम्मीदवारों का नामांकन होता है, देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। उन्हें आम भाषा में क्या कहा जाता है, टिकट कहते हैं। यानी कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, आपकी कांग्रेस हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, अपने उम्मीदवार मनोनीत करेंगे। ये क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। उन्हें कहेंगे कि ठीक है तुम सीमापुरी क्षेत्र से अपना ये तुम्हारा चुनाव चिन्ह है, यहाँ से तुम इलेक्शन लड़ो। यानी कि तुम यहाँ से उम्मीदवार मनोनीत कर दिया गया, यहाँ से तुम इलेक्शन लड़ो, हमारा तुम्हारे लिए समर्थन है, जो होगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है, उन्हें टिकट मिल गई है। यानी कि आपकी या तो आम आदमी पार्टी की होगी या बीजेपी की होगी या कांग्रेस की होगी। आगे देखते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र, अब देखते हैं उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले नामांकन पत्र भरना होगा जिससे उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, यानी कि ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ ना कुछ क्राइम कर रखा हो या और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है, तब जाकर उम्मीदवार को उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। तो आपके इसमें इतना ही था, मतदान और मतगणना। आगे देखते हैं इसमें क्या है, मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईवीएम मशीन थी, इधर आपके साइड बटन लगे होते हैं, इधर आपके साइड क्या होता है, निशान होता है। यानी कि जैसे यहाँ कमल का फूल हो गया, यहाँ पे आपका झाड़ू का निशान हो गया, तो आपको झाड़ू को वोट देना है तो ये बटन को आप प्रेस करोगे,
कमल को वोट देना, आप इस बटन को प्रेस करोगे। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों ईवीएम को क्या करेंगे, अब इस मशीन को सील कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि इसको अब कोई छेड़खानी ना हो। फिर सील करने के बाद इसे सुरक्षित जगह पे इस मशीन को उठा के कहीं ऐसी जगह बंद, ऐसे कमरे में रख दिया जाएगा जहाँ कोई भी बाहर का इंसान ईजिली ना पहुँच सके, और ये मशीन बंद रहेगी। आगे क्या होगा, और तय तारीख में अब जैसे अभी लास्ट टाइम क्या है, पिछले साल आपका 21 मई के आसपास जो आपके लोकसभा का जो इसमें रिजल्ट है घोषित हुआ था कि इसमें कौन जीतेगा, तो 21 मई के आसपास। तो उस टाइम क्या हुआ, उससे पहले इसकी गणना स्टार्ट हुई। एक दिन में नहीं होती, इसकी गणना चलती रहती है, काउंटिंग चलती रहती है। जो एक डेट डिसाइड कर दी है उस टाइम पे मशीनों को खोलकर गिनती शुरू कर देते हैं। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी आपकी हो गई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो भी एक एजेंट है यहाँ मौजूद रहेंगे, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है, यानी कि किसी चुनाव क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार हैं उसको क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट का आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट ये है आम चुनाव उपचुनाव में अंतर क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी इसमें 9th में 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। विधायक और सेकंड है सांसद और विधायक में क्या अंतर है, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। और ये मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी 1 या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से याद करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है, तो इसे आप अच्छे से इसको रट लेंगे। तो यह भी हम इसके जो आंसर के सॉल्यूशन हैं हम वो करेंगे आगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल उठा लीजिए और साथ के साथ इसको नोट करते रहिए। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आम चुनाव क्या है, हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद सभी चुनाव क्षेत्र एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। अगला है उपचुनाव, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि है उपचुनाव, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तब वहाँ चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचुनाव होता है। सिंपल सा है, अगर किसी की मृत्यु से या उपचुनाव क्यों होगा, 2 वर्ड याद रखते हैं, मृत्यु या इस्तीफे से। आम चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल के अंतराल में होते हैं। सिंपल से ये छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं और इस क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के लिखना होता है। अगला आप देखो कि सांसद और विधायक में क्या अंतर है, तो इसमें क्या है, सांसद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, यानी कि जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जीत के आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सांसद। और विधायक कौन होते हैं, राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहते हैं, यानी कि जो राज्य की विधानसभा, जो हमने विधानसभा का इलेक्शन पढ़ा है हर 5 साल बाद होता है, वहाँ से जो जीत के आएगा उसे क्या कहेंगे, विधायक कहेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे साथ के साथ कॉपी पेंसिल उठा के लिखते रहिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। इसका जो उत्तर है, एक सूची जिसमें देश के सभी मतदाताओं के नाम व पता लिखा जाता है उसे मतदाता सूची कहते हैं। 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को भारत में मत डालने का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे देश में मत यानी कि वोट डालने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो कितनी एज होनी चाहिए, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। परंतु मत डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। कहीं ऐसा हो गया आप 18 वर्ष के हो गए लेकिन आपने अपना पहचान पत्र बनवाया ही नहीं है, तो आपका नाम मतदाता सूची में जाएगा ही नहीं, और उसके बाद आपकी जो पर्ची आती है घर पे वोट डालने के लिए वो नहीं आएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे एक पहचान पत्र बनवाना पड़ता है, जिससे वह स्वतः ही उसका नाम मतदाता सूची में आ जाता है, स्वतः। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब है आपका 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, जो 100% इससे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा, तो इसे तो आप अच्छे से रट लीजिएगा। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहली बार कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जो उम्मीदवार है, जो आपके क्षेत्र में खड़ा है,
यानी कि जो भी आपके क्षेत्र में आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या उनसे चाहते हो कि आपके लिए क्या क्या करें और किस तरीके से वो होने चाहिए। तो देखो, पहले तो उम्मीदवार इसमें क्या है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ईमानदार होना चाहिए, जो उसने वादे किए हैं वो उसे पूरा करे। जनता के प्रति समर्पित यानी कि जनता के हित में काम करना चाहिए। और उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जो उम्मीदवार खड़ा है उसका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीदवार बुद्धिमान एवं कार्यशील होना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से काम करे, किसी की दूसरे का सुन के काम ना करे। और कार्यशील होना चाहिए, ये नहीं कि जीत गए, जीतने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि क्या काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में। नेक्स्ट है उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बीमार है ये तो जाहिर सी बात है इतना सारा काम वो नहीं कर पाएगा। आप लड़ने वाला उम्मीदवार शिक्षित भी होना चाहिए, ताकि वह जनता के लिए सोच समझ कर फैसले ले सके। तो ये सारी की सारी योग्यता किस में होनी चाहिए, एक उम्मीदवार में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन रट लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। तो बच्चों इस वर्कशीट में इतना ही है, इसके 4 क्वेश्चन आप इसे अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ये वाला क्वेश्चन तो 5 नंबर में पक्का आने वाला है। उपचुनाव और आम चुनाव उपचुनाव वाला आपका जो ये क्वेश्चन है ये 3 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। तो ये लिखने के साथ साथ इसे याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वर्कशीट में इतना ही है। आगे की जो हमारी वर्कशीट होगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे, जो आपकी कब आएगी, वर्कशीट 19 सितंबर को आएगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।